सब ले लिया सामान? हाँ ले लिया, और तुम चाबी ले लो। बेटा जल्दी बस्ता ले, लेट हो गया है। माँ मैं तो कब से तैयार हूँ, आप दोनों की वजह से आज फिर से लेट हो जाएगा। अच्छा बुक उक ले लिया कि नहीं? हाँ। चलो चलो। अच्छा सुनिए, हम प्रिया को स्कूल छोड़कर आते हैं। हाँ। ले लीजिए। क्या रे, भाकड़े में इतना कचरा है, ये खिलाएगा क्या ग्राहक को? क्या तेरी जान मार देंगे हम। रुक, दिखा दो तेरे को। हमारी जिंदगी का राहु बन गया तुम, कुंडली बर्बाद कर दी हमारी। नहीं, तू तो जान ले लेगा तुम्हारी। मैं अपनी आंखों से देखा तुमने कचरा डाला। चल गंदगी तेरी भी बचाइए तेरे को, वरना गया था समझा, अपुन कर देता तेरा। देख लिया, अपुन करेगा तेरा पार्सल। दोबारा किया तो बोलते हैं। पार्सल करेगा तेरा, समझा। दुकान साफ कीजिए, ग्राहक आएंगे तो क्या कराएंगे? अरे ये ऐसा कैसे रहेगा ये? अरे हमने कहा ना दुकान लगाइए। $25 का डोसा 20 रुपए में बेच रहे हैं। सब कस्टमर उधर ही आ रहा है। अपन छोड़ेगा नहीं इसको, नहीं छोड़ेगा। अंजू, प्रिया के स्कूल से आने का टाइम हो गया, तुमको जाना चाहिए। जाओ। हम जा रहे हैं, लेकिन आपको हमारी कसम, इन लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको झगड़े के लिए उकसा रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा, सब पूछते हैं हम, तुम जाओ। जिंदा रहने और दाने पानी की तलाश में पशु पक्षी भी मौसम बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। इस प्रवासी होने को अगर कोई जीव बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो है इंसान। 2 वक्त की रोटी की तलाश में अगर कोई दूसरे की तरफ निकल जाता है तो वहां पहले से जड़ जमाए लोग इसे घुसपैठ मान लेते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनिल की कहानी भी कुछ ऐसी दिख रही थी। 2 वक्त की रोटी की तलाश में बिहार से मुंबई आया अनिल उन लोगों के हमले को लगातार झेल रहा था जो उसके आने को अपना हक मारना समझ रहे थे। और अपने हक को बचाने की ये लड़ाई किस हद तक जाने वाली थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अरे आप, वो घर पे नहीं है। अरे भौजी, ये अनिलों को कहाँ हो गया है? बौरा गया है का? सब लोग उसका कंप्लेन कर रहे हैं हमसे। अब कहा है ना भौजी कि हम आपका मुंह देखकर चुप है, नहीं तो कहा है ना कि हमारा पैसा भी टाइम पे नहीं दे रहा है। अब कितना संभालेंगे आप, हम बताइए कितना संभालेंगे उसको? देखिए भौजी, कह दीजिए उससे कि ई महीना का पैसा हमको टाइम पे चाहिए, कल ही चाहिए। अब और कोनो नाटक वाटक नहीं चलेगा उसका। वो ऐसी कोई बात नहीं है, पैसों की थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए थोड़ा परेशान रहते हैं। अरे भौजी, पैसा का दिक्कत है तो हमसे बोली काहे नहीं आप? रुकिए, ये लीजिए लीजिए। काहे घबरा रही हैं इतना? देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पैसा तो हम ले ही लेंगे अपना। अरे रखिए भौजी, का आप भी कर रही, रखिए। चलते हैं। और आयप्पा, काला जी ठीक है? और सैंडविच कैसे हो? और अनिल, अरे क्या कर रहे थे? अरे देखो रे, अनिल पागल हो गया है?
अरे ये ठेला लगाने में हमारी मदद की है तो क्या समझते हो जो मर्जी आए कर लोगे? मुंह तोड़ देगी तुम्हारा। अगर दोबारा हमारी बीवी की तरफ आग उठा भी देखा ना तो जान से मार देंगे हम, समझे? अरे पागल है तू, तेरी बहनिया भी पागल है। साला का हूर पर ये कारे उसको ताकेंगे जो है। एक तो पैसा देकर उसको मदद किए और ऊपर से हमारा चुगली की। अब देखना बेटा तू, देखना और क्या करते हैं, देखना कैसे तेरे को सड़क पर लाते हैं। और बच्चू पांडे जो बोलता है ना वो करके दिखाता है। कमजोर समझ के रखा है हमको, एक एक को उसकी औकात दिखा देंगे, देखना तुम। इतना सब सोचने के बजाय ये सोचो कि प्रिया का फीस कैसे जमा करेंगे। चाबी लेने याद से। चलो बेटा। अरे भाई साहब आप, अब अंजू जरा भाई साहब के लिए चाय वाय बनाओ। जी। नहीं, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर खाली करके चाहिए, समझा ना? अब बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। भाई साहब ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? अरे भाई गया तेल लगाने। तुम लोगों ने 3 महीने से भाड़ा दिया है क्या? मुझे एड़ा समझ के रखा है क्या? ललित भाई साहब थोड़ा बात तो सुनिए। इज्जत से बोलता हूँ, घर खाली कर दो, समझा ना? कल मेरा दूसरा भाड़ा सुबह रहने को आएगा। सब सामान लपटो और निकलो यहाँ से आज के आज। लेकिन भाई साहब, अंजू तुम इससे स्कूल लेके जाओ, मैं ललित से बात करता हूँ। माँ, अब हमें रहने को घर नहीं होगा। अरे ए भाई साहब, अरे क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? ये लो बाकड़ा तोड़ने का नोटिस, और ऐसे गैर कानूनी है बाकड़ा लगाना, मालूम नहीं क्या तुमको? अरे लेकिन अरे भाई साहब, अरे कितना टाइम लगा रहे हो? सारा दिन इधर ही रहने का है क्या? फटाफट तोड़ो। अरे ठहरो भाई साहब, ये भाई साहब मैं थोड़ा टाइम दे दो। अरे हम बर्बाद हो गए। अरे क्या कर रहे हैं? कितने सपने लेके आए थे इस घर, गांव का जमीन वमीन सब बेच दी, अपनी बीमार माँ को भी अकेले छोड़ दिए थे गांव में। इस शहर ने हमारा सब कुछ लूट लिया, बर्बाद करके छोड़ दिया हमको। और ले दे के ये घर बचा था, अब वो भी नहीं। बस अब बस इस शहर की तो शक्ल भी नहीं देखनी। सारा सामान रख लिया है हमने। भाभी, ये ललित भाई को दे दीजिएगा याद से, और कहना अनिल जी दे के गए। ठीक है, 1 मिनट। ये ले, तेरे लिए बेटा, ट्रेन में इसके साथ खेलना। हाँ? अच्छा भाभी, नमस्ते। अच्छा सुनिए ना, ट्रेन में चढ़ने से पहले प्रिया को कुछ खिला लें क्या? अगर पैसे नहीं है तो। पैसे? अरे वो राजू को हमने 15,000 रुपए दिए थे कि गांव जाने के वक्त ले लेंगे। राजू भी कुछ बोला नहीं।
मैं भी भूल गया था। मैं फोन करता हूँ। हेलो। हेलो राजू। हाँ बोलो। अरे वो 15,000 रुपये हमने आपको दिए थे रखने के लिए, गांव जाते समय ले लेंगे वो। हाँ हम भूल ही गए। अभी तो हम शिरडी के लिए निकल गए। अभी तुम एक काम करो, मेरे घर जाके पैसा ले लेना। हाँ हाँ। और तुम्हें पता है ना चाबी कहाँ रखी है? हाँ हमको पता है। सूटकेस है ना, उसमें कपड़े के नीचे 15,000 रुपए रखे हैं। देखो तुम प्रिया को लेकर स्टेशन पहुंचो, मैं पैसे लेके आता हूँ। अभी काहे जा रहे हैं भैया? अकाउंट में डलवा देंगे ना। अरे ट्रेन आने में बहुत टाइम है अभी, और तब तक हम पहुंच जाएंगे। अपना पैसा है, अपने हाथ में रहेगा, कोनो बुरी बात है का? हैं? चिंता मत करो, ये लो, हम आ जाएंगे। चल बेटा, शाबाश। सर ये उंगलियों से लगता है कि किसी आदमी की उंगली है। फॉरेंसिक के लिए ले जाओ। सर हमने आसपास भी देखा लेकिन बॉडी के कोई पार्ट्स नहीं मिले। हमने स्वीपर से भी पूछताछ की। सर ये उंगलियां जिसकी है वो आदमी कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। अगर ये मर्डर है तो इसकी सीधी कंप्लेंट मिलना मुश्किल है। एक काम करो कोरडे, आसपास के हॉस्पिटल में इंक्वायरी करो, कहीं कोई एक्सीडेंट का केस आया या ऐसा कोई आदमी एडमिट हुआ है जिसकी 3 उंगलियां कटी हो। ओके सर। इसके राइट हैंड की 3 उंगलियां कटी हैं। जब इसे लाया गया था तब इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ था? नहीं, इसके शरीर पे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। ये यहाँ पर आया कैसे? यानी किसी ने तो इसे लाया होगा। हमारे हॉस्पिटल के साइड गेट के पास कल रात को ये मिला था। इसकी 3 उंगलियां कटी है, फिर भी ये बेहोश है, ऐसा क्यों? साथ में हेड इंजरी है, किसी चीज़ से जोर से टकराया, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। मगर ये सब हम आपको हमारे न्यूरो सर्जन के आने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। और हाँ, एक और बात, जब कल रात इसे यहाँ लाया गया था इसने बहुत शराब पी रखी थी। मुझे उस गेट के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। श्योर। कोरडे, ये लड़का जिसको ये हॉस्पिटल के गेट पे छोड़कर गया था लगभग सेम उम्र के है। और ये ऊपर की तरफ क्या देख रहा है? ऊपर जरूर कुछ है क्योंकि इसने एक बार नहीं 2 बार उस तरफ देखा है। सर लेकिन ये रात के अंधेरे का फुटेज है, इसलिए कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। रोड साइड वाला सीसीटीवी फुटेज अगर मिलता है तो निकालो। लेकिन उस लड़के की उंगलियां हमें टाउन में मिली थी, उसके बाद उसे हॉस्पिटल में लाया गया है। वहाँ से लेके हॉस्पिटल तक किसी गाड़ी वगैरह का ज़रूर यूज़ किया गया होगा। एक लड़का जिसकी उंगलियां कट चुकी थी या शायद काट दी गई थी, लावारिस की तरह हॉस्पिटल में पड़ा था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस की कार्रवाई ने रफ्तार तो पकड़ी थी, लेकिन ये रफ्तार कहां तक ले जाने वाली थी ये कहना मुश्किल था, क्योंकि लावारिस आदमी से जुड़े दूसरे इंसान की पहचान फुटेज में साफ नजर नहीं आ रही थी। कौन था यह आदमी? क्या यही जिम्मेदार था इस लावारिस और अधमरे इंसान की इस हालत के लिए? लेकिन वो तो उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, फिर वो उसे बाहर ही छोड़कर क्यों चला गया? ये इसे मारना चाहता था या जिंदा रखना चाहता था? ये भी एक पहेली की तरह से लग रहा था। और तभी पुलिस को एक और कामयाबी मिली इन सवालों के जवाब ढूंढने की दिशा में। तूने ही उस लड़के को अपने टैक्सी से हॉस्पिटल तक छोड़ा था ना? जी साहब। बोल, क्या हुआ था? साहब वो टाउन में मैंने भाड़ा छोड़ा था और आगे जाके देखा तो टैक्सी भाई साहब आओ ना, इमरजेंसी है, इसको उठाना है। आइए। क्या हुआ, कुछ लफड़ा हो गया क्या? हाँ, ये बेचारे इस हालत में यहाँ पर पड़ा मिला, इसकी मदद तो करनी चाहिए ना।
अरे सोच क्या रहा हूँ, मर जाएगा, जल्दी आओ। भाई साहब रास्ते में जो पहला हॉस्पिटल मिले वहां ले लो प्लीज, आपको तो पता होगा ना कोई हॉस्पिटल। चलो। देखो साहब, आपको पहले ही बोलता है हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाएगा, हमको पुलिस का लफड़ा नहीं मांगता है, समझेगा साहब? हम आपको हॉस्पिटल का गेट है ना उधर ही छोड़ेगा। हाँ चलो चलो चल ठीक है चलो। उसके बाद आगे क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम साहब। तुझे उस लड़के की शक्ल याद है जिसने टैक्सी रोकी थी? देखेगा तो पहचानेगा? हाँ साहब। भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? तेरा पति यहाँ नहीं आया। सर ये फुटेज तो हम देख चुके हैं ना? हाँ, लेकिन एक बात के नोटिस नहीं किया हमने। कौन सी? ये देखो, ये जब इस आदमी को हॉस्पिटल की गेट की ओर ले जा रहा था तो उसकी जेब से एक कागज गिरा। ये कागज हमें उस आदमी तक पहुंचा सकता है। सर ये रिसिप्ट मिली है। किसी कपड़े की दुकान की है, मैग्नेट क्लॉथ हब। ये बिल तुम्हारी दुकान का है? जी साहब। क्या इस कस्टमर के सारे डिटेल्स मिल पाएंगे हमें? हाँ सर, एक मिनट सर, फोन नंबर लिख लीजिए 9820। जिस दिन ये कस्टमर तुम्हारी दुकान पर आया था उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। हाँ सर, मिलेगा ना, एक मिनट। ये देखिए सर। एक मिनट पॉज करना। तुमने उस आदमी को हॉस्पिटल तक छोड़ा, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और हाँ, उसे गेट तक क्यों छोड़ा, एडमिट क्यों नहीं किया? सर मैं उसे एडमिट कराता तो आज नहीं, उसी दिन मुझे पुलिस स्टेशन में चक्कर लगाने पड़ते। आप मदद कर दो किसी की, मुसीबत फ्री में आती है साथ में। वो तो मैं था जिसने हॉस्पिटल के गेट तक छोड़ दिया उसे। नहीं ऐसी कंडीशन में कोई सर हेल्प तो क्या पास नहीं आना चाहते लोग, पर अब लग रहा है मुझे गलती कर दी मैंने। नहीं नहीं, गलती नहीं, अच्छा काम किया तुमने। अच्छा वीरेन, एक बात बताओ, उस वक्त तुम बार बार ऊपर क्यों देख रहे थे? कौन था वहां, क्या था? सर वो टैक्सी वाला भाग गया था वहां से और मैं मदद के लिए वहीं खड़ा हुआ था, देख रहा था कोई आएगा वहां पर, कोई आया नहीं सर। मैं निकल गया वहां से। हॉस्पिटल के गेट से कोई ना कोई तो ले ही जाता ना सर उसे। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। जी सर। एक मिनट। ये क्यों सर? नहीं बस हमारे रिकॉर्ड के लिए। कमाल करते हैं सर आप लोग। दीदी पता नहीं हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए। बोलकर गए थे कि किसी दोस्त के पास जा रहे हैं। तूने वहाँ देखा क्या? नहीं। तू एक काम कर, प्रिया को और सामान को इधर छोड़ और तू जाके देख के आ। कोरडे, वो बंदा जो हॉस्पिटल में है उसका फोटो पेपर में छपवाओ। वो कौन है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। सर एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। साहब, मैं, मेरा पति अनिल झा और मेरी बेटी प्रिया, हम लोग गांव जाने वाले थे साहब सदा के लिए, लेकिन स्टेशन से पहले उनको याद आया कि उन्हें अपने किसी दोस्त से पैसे लेने हैं। अरे ट्रेन आने में बहुत टाइम है अभी, और तब तक हम पहुंच जाएंगे। चल बेटा, शाबाश। जो गए तो लौटे ही नहीं साहब। तुम्हारे पति कल रात से गायब है और तुम अब आई हो रिपोर्ट लिखने के लिए? वो साहब, उनको जरा दारू का आदत था। पहले भी कई बार ऐसे किए थे कि सुबह लौटे, जब सुबह तक भी नहीं आए तो मैंने हमारे बस्ती में जाकर देखा। भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? तेरा पति यहाँ नहीं आया। जाओ भाई यहाँ से निकलो। जिस दोस्त के पास गए थे मैं वहां पर भी जाकर देख कर आई, तब से फोन बंद आ रहा है साहब, इसीलिए अभी रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ साहब। तुम्हारे पति जहाँ पैसे लेने के लिए गए थे उस दोस्त का नाम और एड्रेस मुझे दे दो। जी साहब, उसका नाम राजू है।
और वो लाइफ लाइन अस्पताल है ना, उसके बाजू में एक मंजिला इमारत है, वहीं पे गए थे साहब। क्या यही तुम्हारे पति? नहीं साहब, ये प्रिया के पिता नहीं है। कोरडे, ये जहाँ बता रही है उस एड्रेस पे जाके चेक करो। ओके सर। नमस्कार साहब। आप इस घर के मालिक हो? हाँ साहब, मैं मालिक हूँ। राजू यहीं रहता है? जी हाँ साहब, यही रहता है। वो शिरडी गया हुआ है। उसे मिलने के लिए कोई आया था? हाँ साहब, एक औरत आई थी उससे मिलने। राजू का कमरा कहाँ है? ऊपर है साहब। राजू के कमरे की चाबी आपके पास? हाँ है ना, है सर। ये क्या, चाबी तो पहले से ही लगी हुई है। ये मैंने पहले देखा नहीं था साहब। तरीका में एक आदमी हॉस्पिटल में था जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी और पुलिस को एक डेड बॉडी मिली जिसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। लेकिन क्यों और किसने मारा था इसे? एक ही रात में एक ही जगह पर दो हादसे होते हैं, जिसमें से एक की पहचान में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी और दूसरे की पहचान की जद्दोजहद अभी शुरू होनी थी। ये दोनों आदमी और हादसे एक दूसरे से अलग थे या इनका आपस में कोई सरोकार था? सर, बॉडी की कंडीशन देख के लगता है कि मर्डर होके काफी वक्त बीत चुका है और इसके जेब में ये 15,000 रुपए मिले, ऊपर से थोड़े बहुत पैसे हैं और वो टूटा हुआ मोबाइल। मतलब ये चोरी का मामला भी नहीं हो सकता? कोई अंदर आया, इस पत्थर से इसे मारा और भाग गया। भागते हुए डरा हुआ होगा, इसलिए डोर लॉक किया लेकिन चाबी वहीं छोड़कर चला गया। कोरडे, तुम कह रहे थे कि इस रूम का मालिक 2 दिन से यहाँ नहीं आया, तो फिर ये कौन है? साहब, मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है और वो मेरा जिगरी था साहब। मैं क्यों मारूंगा साहब? वो अपना 15,000 रुपया लेने गया था। अरे वो 15,000 रुपये हमने आपको दिए थे रखने के लिए। अभी तुम एक काम करो, मेरे घर जाके पैसा ले लेना। और इसीलिए तूने उसको मारा ताकि पैसा ही देना ना पड़े? हाँ? नहीं साहब, बाबा की कसम, मैं शिरडी में था साहब, टूरिस्ट गाड़ी में, और भी पैसेंजर थे। आप गाड़ी वाले से पूछ लो साहब। कोरडे, जाने दो इसे, चले चल। नजर रखने को बोलना इस पे, कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। अंजू जी, आपके पति अनिल झा, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी तो थी साहब, उनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे, जीना हराम कर रखा था साहब। तभी तो गांव जा रहे थे हम लोग। किसकी वजह से मुंबई छोड़ रहे थे? साहब, शेट्टी की वजह से। पार्सल करेगा तेरा, समझो? चले बाजू जा। सलाम साहब। तुमको साहब ने बुलाया। काय को? चल पता चलेगा। अरे साहब, आपने ने कुछ नहीं करा। अरे चल। अरे साहब, सुनो तो सही। साहब चल। अपुन की साहब उससे खुन्नस थी। वो साहब अपुन से आधे रेट में डोसा बेचता था और कोई भी ग्राहक अपुन की दुकान पर नहीं आता था साहब। हाँ साहब, अपुन चाहता था कि वो दुकान बंद करके यहाँ से चला जाए और साहब वो जा भी रहा था। तो फिर साहब अपुन काहे को? सैंडविच वाले से भी तो उसका लफड़ा हुआ था। बेटा, सैंडविच खाओगी? सादा बनाओ या टोस्ट? ए, दूर हट मेरी बेटी से। बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करता है। आंखें निकाल लेंगे दोबारा हमारी बेटी की तरफ देखा भी तो जान ले लेंगे तुम्हारी। जूते से मारेंगे कह देते हैं हम। चलो बेटा। मैं तो प्रिया को अपनी बेटी समझकर प्यार करता था साहब। देखिए साहब, मेरी शादी को 10 साल हो गए पर मेरी कोई औलाद नहीं है, इसलिए साहब दूसरे के बच्चों को खिलाकर खुश हो जाता था साहब।
उसके लिए बहुत बेइज्जती सहना पड़ा साहब। और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तूने उसे मार डाला? हाँ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोलता है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। रिका में बिठा के रखो इसे जब तक ये सच ना उगले। सर साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोलता है साहब। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक खून रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में हुआ है और सर पे किसी भारी चीज के वार से हुआ है ना? अनिल के बॉडी में दारू का परसेंटेज भी बहुत है। सर लेकिन हमने उस रूम में जब छानबीन की तो वहां शराब की बोतल तो नहीं मिली हमें। कोरडे, अनिल जहां स्टॉल लगाता था उसके आसपास के स्टॉल वालों को छोड़कर किसी और से पूछताछ करो। जिनको अनिल से नुकसान हुआ है उन लोगों से। यहाँ के सभी दुकानों पर तुम ही हार डालते हो? हाँ साहब। अच्छा, ये जो अनिल है उसका यहाँ किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ साहब, हुआ था झगड़ा। वो आयप्पा स्वामी, वो सैंडविच वाला और वो बच्चू पांडे, उनके साथ भी बहुत ही मचमत हुआ साहब। बच्चू पांडे? हाँ। कौन है ये बच्चू पांडे? ये बच्चू पांडे साहब यहाँ सभी स्टॉलों पर हफ्ता वसूली करता है साहब। स्टॉल डालने में उसकी मदद भी किए थे साहब, पर 2 दिन पहले झगड़ा हुआ साहब। एक तो पैसा देकर उसका मदद किए और ऊपर से हमारा चुगली की। अब देखना बेटा, तू देखना हम क्या करते हैं। ये बच्चू पांडे कहाँ मिलेगा? गलत बोला है कौन है आपको साहब? अरे अनिल हमारा दोस्त था, हम काहे झगड़ा करेंगे उससे साहब? तेरी नजर उसके बीवी पे थी और झगड़ा भी उसी की वजह से हुआ था। बर्बाद कर देना चाहता था तू उसे। अरे हम क्या बर्बाद करेंगे साहब उसको? वो तो खुद ही बर्बाद कर दिया अपने आप को। सब बाकड़ा बांध कर दिए थे हम उसको, भाड़ा तक नहीं दे रहा था। ससुर एक दिन हमारा ही कॉलर पकड़ लिया था साहब। यही बात तेरे ईगो पे लगी और तूने बदला लेने के लिए उसी की जान ली। अरे नहीं साहब, हमरा किसी से कितना भी दुश्मनी काहे ना हो, लेकिन हम किसी का जान नहीं ले सकते साहब। चल जा। जाए साहब, जा। हाँ साहब। सर आपने उसे जाने क्यों दिया? रिका में सर, पुलिस एक साथ 2 केसेस पर काम कर रही थी, लेकिन दोनों ही आधे अधूरे थे सिवाय छोटी मोटी कामयाबी के। और अनिल से जुड़े लगभग हर इंसान को पुलिस टटोल चुकी थी। ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े भी थे या नहीं, और अगर जुड़े थे तो क्या थी वो कड़ी जो इन्हें जोड़ती थी? सर वो हॉस्पिटल वाले लड़के का पता चल गया है। सर वो किसी हॉस्टल में रहता है, और सर ये भी पता चला है कि वो कॉलेज स्टूडेंट है। नाम उसका अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह? वो तो हमारी क्लास में है, काफ़ी दिनों से कॉलेज भी नहीं आया। अच्छा, ये अर्जुन सिंह के ग्रुप में और कौन कौन है? इसके बहुत सारे फ्रेंड है सर, बट सोनल और वीरेंद्र उसके बेस्ट फ्रेंड है और तीनों साथ में घूमते रहते हैं। अच्छा, इसे पहचानते हो? यस, ये तो वीरेंद्र है। हाँ, ये तो वीरेंद्र है। यस सर, हम सब लोग फ्रेंड्स हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सबकी इन्फॉर्मेशन हो। और सर अर्जुन क्या उस रात पार्टी के बाद वीरेंद्र कहाँ गया उसकी भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ था ये तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, हम लोग एक दूसरे की प्राइवेसी में कभी नहीं घुसते। इनको जरा बाहर बैठाना। पर सर मैंने क्या किया है? ये तो जाती है ना मेरे साथ। बैठिए, थोड़ा वक्त, सब समझ में आएगा। चलो। कोरडे, जितने जल्दी हो सके इस लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। कितना वक्त लगेगा? सर अगर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को एसीपी साहब के ऑफिस से फोन जाता है तो आधे घंटे में। डू इट। ओके सर। सर आपका शक सही निकला। सोनाली हमसे झूठ बोल रही है। उस रात वीरेन ने उसे 1 बार नहीं 3 बार फोन किया। इसका मतलब सिर्फ सोनाली नहीं, वीरेन भी हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वीरेन ने अर्जुन को सड़क पे पड़ा आदमी बोला था। मतलब वीरेन का इस एक्सीडेंट से कुछ ना कुछ तो लेना देना है, या फिर ये एक्सीडेंट वीरेन नहीं किया है। वीरेन हमसे कुछ छुपा रहा है। ऊपर जरूर कुछ है, क्योंकि इसने 1 बार नहीं 2 बार उस तरफ देखा है। लाइफ लाइन अस्पताल है ना, उसके बाजू में 1 मंजिला इमारत है, वहीं पे गए थे साहब। कोरडे, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मुझे यहाँ कितनी देर और बैठना पड़ेगा? बस अभी थोड़ी देर।
ये तुम ही हो? यस और नो? हाँ सर। इसी रास्ते पे हमें अर्जुन की उंगलियां मिली थी देर रात को, जब रास्ते पे कोई ट्रैफिक नहीं है। तुम 10 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रही थी। अब तुम सच बताती हो या लेडी कांस्टेबल को बोलूं सच उगलवाने के लिए? सर उस रात हम पार्टी के बाद सब साथ में ही आए थे। हालत देखो अपनी, तुम लोगों ने कितनी पी लिया है। चलो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देती हूँ। यार ये तो ऐसे बोल रही है हमसे गलती हो गई हो भाई, जानबूझ के पिया हमने। ये गाड़ी चलाएगी? यस मैं गाड़ी चलाऊंगी। तुझे क्या शक हो रहा है इस पे? भाई आज ही ना रही है वो, सब पे भारी है। शट अप। ओके चलो गाड़ी में बैठो, मैं घर छोड़ती हूँ। चलो आजा। अरे आना। आओ। अर्जुन, अर्जुन, सोनाली तुम घर जाओ। सुनो, मैं अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। चलो वीरेन को फोन करो अभी। सर उसने फोन बंद कर रखा है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो तुम्हें बार बार फोन करता है दिन भर। अब जब भी उसका फोन आएगा तो तुम उसे बुलाओ, जगह हम बताएंगे। लेकिन सर जो तुमने किया है ना वो काफी है तुम्हें जिंदगी भर जेल में रखने के लिए। इस सब से बचना चाहती हो तो वही करो जो हम कहेंगे। सोनाली के हाथों एक्सीडेंट हुआ, तुम अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल आए। अब ये बताओ उसके बाद क्या हुआ? बताओ। क्या बे, क्या समझते हो सालो खुद को? हाँ अनिल झा नाम है हमारा, अनिल झा। पटक के मारेंगे तुमको, चीर के रख देंगे, समझे? साले तुम्हारी लाश को कौवों को खिला देंगे, कौवों को। अब दिखा आंखें। अरे आना, लड़ना हमसे। साले एक झापड़ में भन बना देंगे तुमको। आ साले आ। हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है? फोन निकाल। प्रॉब्लम तो तुमको बता दिए, ये देखो हमने रिकॉर्ड कर दिया ये प्रॉब्लम को, और पुलिस में जाएगी ये प्रॉब्लम। है कौन है? क्या बिगाड़ा तेरा मैंने? फोन निकाल। मारेगा जान मार के तुम्हारे। मार। Wish you a very, very, very happy birthday. थैंक यू। दी कुछ हुआ क्या? हाँ मिलकर बताती हूँ। कैसे कहूँ कि मेरा क्या है तू, मेरा अर्ज भी तू, मेरा फर्ज भी तू। कैसे कहूँ मेरा क्या है तू, ये पंक्तियां अब कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। इन्हें लिखने वाली 26 वर्षीय विद्या शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। विद्या शर्मा के लिए जन्म और मृत्यु का दिन एक ही हो गया। एक ऐसी लड़की जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान से भरी हुई थी,
जिसके सामने अभी उसका पूरा जीवन पड़ा था। इस अनजान शहर में कौन था जो उसके जन्मदिन पर उसे मौत का तोहफा दे गया? क्या कारण हो सकता था इस शूटआउट के पीछे? उधर विद्या का छोटा सा परिवार इस हकीकत से अनजान जन्मदिन की तैयारियों में लगा था और इधर विद्या बेजान पड़ी हुई थी। सर, ये लड़के के पास से पर्स मिला है जिसमें से कुछ चीजें मिली हैं। ये उसका वर्क आईडी। लड़के का नाम विद्या शर्मा है और ये मुंबई में किसी ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करती है। और सर, ये मुंबई से दिल्ली का बोर्डिंग पास। लड़की कल सुबह ही दिल्ली आई थी। और सर, ये आज सुबह की दिल्ली से चंडीगढ़ की टिकट है, फ्लाइट टिकट। और सर, ये नोएडा की किसी कॉफी शॉप का बिल है, सेक्टर 15। और सर, ये मोबाइल। इसके सारे कॉल डिटेल चेक करो और लास्ट आखिरी नंबर को कॉल करो। हो सकता है इसके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात हो जाए। पापा, हाँ बेटा। दी के आने से पहले ना सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। हाँ बेटा। ले देख ले, तेरी दी का ही फोन है। बड़ी लंबी उम्र पाई है इसने। हाँ बेटा, तेरी फ्लाइट लैंड हो गई? मैं नोएडा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। यहाँ पर विद्या शर्मा की डेड बॉडी मिली है। क्या हुआ पापा? पापा, क्या हुआ पापा? क्या हुआ था? क्या बताऊँ साहब, मैं तो देख ही नहीं पाया साहब, मौका ही नहीं मिला साहब। अचानक से धड़ाधड़ गोलियां चली। जैसे गोली की आवाज सुनी साहब, मैं तो नीचे झुके साहब अपनी जान बचाने के लिए। लड़की ने टैक्सी कहाँ से ली थी? सेक्टर 18 के साथ रमोदिया होटल के बाहर से साहब। साहब तो मैं इनके तो पीछे ही था साहब इतने में देखा एक बंदा काली बाइक पे आया और कट मार के लड़की पे गोली मार दी साहब उसने। उसकी शक्ल याद है? नहीं सर, उसने हेलमेट पहन के रखा था इसलिए उसकी शक्ल नहीं देख पाए, पर इतना तो देख लिया था कि उसने काली जैकेट और जीन्स पहना हुआ था। बाइक का नंबर देखा? नहीं सर, नहीं देख पाया मैं। बाइक किस कलर की थी? काली थी सर। ये विद्या शर्मा का आईडी कार्ड सर, जो उन्होंने चेक इन के टाइम दिया था। विद्या शर्मा ने रूम कब बुक किया था? रूम विद्या शर्मा ने नहीं सर, उनकी कंपनी की तरफ से बुक किया गया था। तो फिर आपके पास कंपनी की डिटेल्स भी होंगी? है सर। अच्छा, कंपनी की तरफ से और भी कोई बुकिंग हुई थी? नो सर, वैसे भी मैडम सारा दिन बाहर थी, रात में आई और मॉर्निंग में चेकआउट कर गई सर। सर, ये उनकी कंपनी की डिटेल्स। हाँ सर, याद आया, एक आदमी उनसे मिलने आया था। क्या नाम था? उसका नाम सर सर, विद्या शर्मा कौन से रूम में रुकी है? 1 मिनट सर, रूम नंबर 531 सर। योर गुड नेम सर? आदेश कुमार। कितने बजे आया था? यही कोई सर रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब। रात को विद्या के साथ रुका था? नहीं सर, वो तो कुछ आधे घंटे या उससे भी कम समय में वापस चले गए सर। अच्छा, आपके होटल में सीसीटीवी तो हो गई? जी। विद्या के आने से लेकर जाने तक की हमें सारी फुटेज चाहिए, लॉबी और फ्लोर दोनों की। और हमें वो रूम भी देखना है जहाँ पे विद्या रुकी थी। श्योर सर। आइए सर। चौबे सर। खाना मंगाया लेकिन खाया नहीं। यस सर। अच्छा, उस वेटर को बुलाइए जिसने खाना सर्व किया था। सर, वो नाइट ड्यूटी पे था। अरे लेकिन आपके पास उसका फोन नंबर या एड्रेस कुछ तो होगा ना? यस सर। बुलाइए। ओके सर। चलिए चलकर जब तक सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। और हाँ, हमारी परमिशन के बिना इस कमरे में कोई आना नहीं चाहिए। ओके सर। ये है वो आदेश कुमार जो विद्या मैम से मिलने आया था। प्रिंट आउट निकलवा इसका। ठीक है। ओके ओके। सर, विद्या के फादर और उसकी बहन चंडीगढ़ से निकल चुके हैं। और सर, एक बात और, विद्या की ज़्यादातर बात उसके फादर से हुई है और आदेश कुमार से हुई है। आदेश का नंबर उसके मोबाइल में सेव भी है। लेकिन सर, आदेश का मोबाइल हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है। इस आदेश कुमार की पूरी डिटेल्स निकालो। इसका फोन नंबर साइबर सेल को देकर सर्विलेंस पर डाल दो। मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। होटल के कमरे को सील कर दो। होटल के हर एम्प्लॉय, चाहे वो डे में काम करता हो या नाइट में काम करता हो, कड़ी पूछताछ करो। चौबे सर, उस वेटर को थाने बुलवाओ। जी सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। गुप्ता सर,
शूटआउट में जो बाइक यूज हुई थी उसका कुछ पता चला? सर मैंने आरटीओ को और दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया है, अपने खबरियों को भी काम पे लगा दिया है, जल्दी पता चल जाएगा। सर वो होटल का वेटर नवीन आया है जो विद्या के रूम में खाना लेके गया था। गुप्ता तुम कैफे जाकर पता करो विद्या उस दिन किससे मिलने गई थी। ओके सर। चलो चलो। उस दिन क्या देखा? सर जैसे मैं ट्रॉली लेके वहां पहुंचा तो मैडम की अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था उनका किसी बात पे कोई झगड़ा चल रहा है शायद। डोंट टच मी। तुम ये वहम मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी। तुझे अच्छी तरह याद है उसने यही कहा था कि जेल भिजवा देगी? जी हाँ, यही कहा था। ठीक है जाओ। ये मैडम इस कैफे में आई थी? हाँ सर आई थी। मैडम के साथ ये आदमी आया था? ये नहीं था। मुझे आपके कैफे का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। सर ये सुबोध भाटिया, ये विद्या शर्मा की फ्रेंड्स बुक की लिस्ट में भी है। और सर ये कुछ समय पहले उसी कंपनी में काम करता था जहां पर विद्या काम करती थी। और सर विद्या शर्मा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी फैमिली के अलावा विद्या शर्मा को 6 बार कॉल आदेश कुमार ने किया था और 1 कॉल अननोन नंबर से भी आया था, और वो अननोन नंबर इस सुबोध भाटिया के नाम से रजिस्टर्ड है। सर मैंने इसको कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन इसका फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा है। तुमने होटल में पता किया जहां विद्या रुकी थी? हो सकता है वहां से किसी ने देखा। एक काम करो गुप्ता, सर इस सुबोध भाटिया का नंबर भी साइबर सेल को देकर सर्विलेंस पर डाल दो और विद्या के ऑफिस से भी इस सुबोध भाटिया के बारे में पता करो। ओके सर। सर आदेश के घर पे ताला लगा हुआ है। मैंने उसके आस पड़ोस में भी पूछताछ की है लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ खास पता नहीं। और सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी हम आते हैं। सर हॉस्पिटल से फोन था, विद्या की फैमिली आ चुकी है। ठीक है चलो। बॉडी में से कुछ ऐसा मिला जो नोटिस करने लायक हो? हाँ, एक जगह हाथ पे खरोच के निशान तो थे बट सेक्सुअल असल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। लड़के के शोल्डर पे एक टैटू था, देखिए। गुप्ता कैसा? इस टैटू में एवी का मतलब आदेश और विद्या भी हो सकता है। विद्या के मोबाइल में मिला हुआ अधूरा मैसेज और वेटर नवीन ने बताया कि कल रात विद्या का आदेश के साथ झगड़ा हुआ था। हो सकता है इन दोनों का रिश्ता ही विद्या के मर्डर की वजह हो सकता है सर। विद्या के फादर को बुलवाओ। ओके सर। आप लोग किसी आदेश कुमार को जानते हैं? जी, आदेश विद्या को मैट्रिमोनियल साइट पे मिला था। दीदी का नया रिश्ता है, कैसा लगा? फोटो में तो अच्छा दिख रहा है लेकिन आगे तब पता चलेगा जब बात होगी। हाय। हेलो।
क्या करते हो? मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, यही दिल्ली से ऑपरेट करता हूँ। गुड। कितना टाइम होता दोनों को? कुछ 1 महीना हुआ होगा। मतलब आप लोगों को भी मालूम था कि विद्या यहाँ नोएडा में आदेश से मिलने वाली है? नहीं, देखा ऐसा कोई प्लान नहीं था। हाँ, कोई प्लान होता तो वो मुझे जरूर बताती। बल्कि मैंने तो दी को कहा भी था वो यही है तो एक बार आदेश से मिल ले, लेकिन दी ने मना कर दिया था और आदेश ने उसे लंच पे भी इनवाइट किया था, लेकिन दी नहीं जा पाई। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक परसों रात विद्या की आदेश से मुलाकात हुई थी। क्या विद्या ने आप लोगों को बताया नहीं? क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आदेश से मिलने के बाद विद्या की आपसे बात भी हुई। शर्मा जी, हमें लगता है कि विद्या के मर्डर में आदेश का हाथ है। क्या आप लोग इसको पहचानते हैं? जी नहीं। कौन है ये? ये सुबोध भाटिया है। ये भी परसों विद्या से मिला था। सर, सुबोध का वो नंबर मडगांव का है और साइबर सेल ने बताया है कि उसकी लोकेशन राजस्थान में ट्रेस हुई है, वो भी रेलवे ट्रैक पर। अब उसका मोबाइल बंद है और सर नेटवर्क फ्लक्चुएट होने के कारण उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता पाना मुश्किल है। विद्या के ऑफिस से सुबोध के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, विद्या की कलीग ने बताया कि सुबोध ने विद्या को प्रपोज किया था। सर, सुबोध हमारे साथ काम करता था इस कंपनी में। उसने विद्या को प्रपोज भी किया था पर विद्या ने एक्सेप्ट नहीं किया था। विद्या ने उसे रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए वो काम छोड़कर चला गया। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस दिन कैफे में विद्या ने सुबोध को अपने और आदेश के बारे में बताया। सुबोध को इस बात का बुरा लगा और उसने विद्या से बदला लेने के लिए उसका खून कर दिया और उसने अपना मोबाइल फोन किसी गाड़ी या कहीं और फेंक दिया और पुलिस से बचने के लिए यहाँ से भागता था। यस सर। तुम लगातार साइबर सेल से कांटेक्ट में लगे रहो। वो जैसे ही अपना फोन स्विच ऑन करेगा हम उसे उठा लेंगे। विद्या नोएडा में थी। ये वो शहर था जहां उसका अपना कोई नहीं था। अगर कोई था तो वो था आदेश, और ये जान पहचान भी काफी नहीं थी। नहीं होने के साथ साथ इसके साथ कुछ ऐसी बातें भी जुड़ी थी जिनकी वजह से वो पुलिस का पहला संदिग्ध था। विद्या का टैटू, आदेश का रात में उससे मिलने आना और दोनों का झगड़ा होना। दूसरा सस्पेक्ट था सुबोध, जिसका पुलिस की नजरों में आने का सबसे बड़ा कारण था उसका अतीत। पुलिस को लग रहा था कि शायद उसने अपने रिजेक्शन की वजह से विद्या की जान ले ली हो। ये सारी पहेलियां अभी अनसुलझी थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का रुख ही पलट दिया। जी सर, मेरा ही नाम आदेश कुमार है सर। मैं यहाँ सरेंडर करने नहीं, कुछ क्लियर करने आया हूँ। मैं घर पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है, तो मैं खुद चला आया। काफी समझदार और चालाक आदमी है तू। एक लड़की का मर्डर हो जाता है और उसके ठीक 3 दिन बाद तू यहाँ अपने आप को क्लियर करने आता है। सर, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हुआ। मेरे और विद्या के बीच में सर कुछ बचा ही नहीं था जो मैं उसकी खबर रखूं। अच्छा, एक लड़की से मिलने तू रात को होटल में जाता है जिससे तेरी शादी होने वाली थी। उससे तेरा झगड़ा हो जाता, बाद में उसका कत्ल हो जाता है और अब तू ये कह रहा है कि तेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। सर, जिसे आप झगड़ा कह रहे हैं दरअसल वो कुछ और था। मतलब? सर, मैं उससे शादी करना चाहता था और वो एक नंबर की फ्रॉड निकली। हम दोनों 3 महीने पहले मिले थे। 3 महीने पहले? जी सर। उसके बाद 1-2 बार और मिले सर, वो भी काम से। हम दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस थे, फोन पे बातें होने लगी तो मुझे लगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। सर, आप चाहें तो मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते सर। वो तो हम कर ही लेंगे, पहले तो अपना क्लैरिफिकेशन तो कंप्लीट कर। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं मैट्रिमोनियल साइट पे अपना अकाउंट बना लूं, क्योंकि उसके पापा लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हमने इसे अरेंज मैरिज की शक्ल देनी पड़ी। सर, उसने कहा और मैंने प्रोफाइल बना ली। पर सर, वो तो कुछ और ही सोच रही थी। अचानक एक दिन उसका फोन आया कि मैं नोएडा आ रही हूँ, अर्जेंट है। सर, मैं खुश था कि शायद मुझे सरप्राइज देना चाहती हो, शादी की बात करने आ रही हो, पर सर वो तो कुछ और ही चाहती थी। आदेश, हेलो विद्या। कम नो। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। ये मेरे लिए? ऑफ कोर्स। पी लो। थैंक यू सो मच। विद्या, तुमने अचानक नोएडा में मिलने का। बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। अब अचानक आ गई और तुम कह रही थी कोई अर्जेंट काम। हाँ आदेश, अर्जेंट काम तो है। पता है, मुझे ना 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अगर जल्दी अरेंज नहीं हुए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज मुझे 5 लाख रुपए कहीं से भी।
मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख? ये तुम्हारा टेंशन है, फिगर इट आउट। कहीं से भी लेकर आओ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, समझे? क्या? और क्यों? देखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, पैसे तो तुमको देने ही पड़ेंगे, और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं देना तो मैं अभी के अभी शोर मचाऊंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और कह दूंगी कि मेरे साथ तो जबरदस्ती की गई है। फिर सोच लेना कि तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, समझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रही हो? ये वहम मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी। सर उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वेटर खाना लेकर वक्त पे आ गया और मैं फटाफट वहां निकल के बाहर आ गया और मैंने उसका सर तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। और इसलिए तूने विद्या से बदला लेने के लिए उसे जान से मार दिया। अगर सर ये सच होता तो मैं खुद चलकर यहाँ नहीं आता। चल मान लिया तू सच बोल रहा है, तो फिर तेरा मोबाइल फोन 3 दिन से ऑफ क्यों? सर मैं अगले दिन बिजनेस के सिलसिले में बेंगलुरु चला गया था और पता नहीं अचानक सर मेरा सिम करप्ट हो गया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से मैं नया सिम नहीं ले पाया। सर आप मेरा यकीन कीजिए कि वो लड़की 1 नंबर की फ्रॉड थी सर। ठीक है, अभी तू जा सकता है। मैं अपनी दीदी को अच्छी तरह जानती हूँ। 1 महीने पहले मिले लड़के के लिए वो हमसे कभी नहीं झूठ बोलती सर। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 महीने से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब ये बात भी आप लोगों को कहाँ पता थी? कॉल रिकॉर्ड्स है हमारे पास, हो सकता है इसी तरह और भी बातें सच हो। तुम्हारी दी के मोबाइल का रोमांटिक मैसेज और टैटू का वे एवी, क्या मतलब है इसका? सर वो सब आदेश के लिए नहीं था, दी को पोएट्री का बहुत शौक था सर। वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखकर मुझे भेजा करती थी। सर ये देखिए, जो ना दिखता है बस महसूस होता है कि कुछ बंधन है तेरे और मेरे बीच में, और इस बंधन में बड़ा सुख है कि आजाद होने का ख्याल ही डरा दे। और सर वो टैटू, वो सब दी ने अपने और मेरे लिए बनवाया था। A for अमृता, B for विद्या। Endless love AV, लेकिन ये AV क्या है? नहीं समझी? नहीं। अरे ए अमृता, बी विद्या। एक ही कहानी के 2 पहलू और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही दिख रहे थे, लेकिन इतना तो तय था कि इसमें से एक कहानी झूठी थी। लेकिन कौन सी? केस में आए इस नए मोड़ ने पुलिस को उलझा दिया, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और अपनी छानबीन जारी रखी। और तभी उन्हें सुबोध से जुड़ी एक खबर मिली। सर रेलवे की लिस्ट आ गई है। वो मडगांव जा रहा है अपने घर, संपर्क क्रांति ट्रेन से। ये रहा उसका बोगी नंबर और सीट नंबर, ये देखिए सर। और सर ट्रेन की टाइमिंग भी लगभग विद्या के गोली लगने के 2 घंटे बाद की है। इसका मतलब कि उसके पास पूरा टाइम था कि विद्या को गोली मारकर ट्रेन पकड़ सके। ट्रेन के टाइमिंग के मुताबिक तो अभी वो घर पहुंचने वाला होगा ना? यस सर। गोवा पुलिस से बोलो उसे उठा ले। ओके सर। सुबोध भाटिया जी मैं ही हूँ, बोलिए। गोवा पुलिस, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। देखिए आप मेरी बात मानिए, मैं खुद शौक में हूँ। देख जो भी है सच सच बोल दे, वरना हम तुझे ऐसी शौक देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? सर आप मेरा विश्वास कीजिए, ये कोइंसिडेंस था कि हम दोनों एक ही टाइम में नोएडा आए हुए थे काम से। विद्या नोएडा में, मुझे उसके फ्रेंड्स बुक स्टेटस से पता चला। मुझे लगा हमें मिलना चाहिए, तो इसीलिए हम शाम को कैफे में मिले। वेल अच्छा लगा तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर। आई मीन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, सेम एज यूजुअल, ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक सेकेंड। या हेलो, I'll give you a call. Yep. बॉयफ्रेंड? अरे नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। एक्चुअली मैंने ना मैट्रिमोनियल साइट में रजिस्टर किया था, तो वहीं से एक लड़के से बात हो रही है। वो लड़का दिल्ली का ही है और बहुत इंसिस्ट कर रहा है मुझे मिलने के लिए। तो आई मीन इसमें स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है, मिल लो। 1 महीना ही हुआ उसे जानते हुए, और फिर सारा दिन इतना बिजी थी मैं कि टाइम ही नहीं मिला। अब बोल रहा है कि होटल आ जाता हूँ मिलने के लिए।
काफी इंटरेस्टेड है तुम में। और जिसका ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है ना, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है मुझे। यार एक्चुअली मैं ना थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ। कितनी बार तो मना कर चुकी हूँ, सुबह से 6 बार फोन कर चुका है। कैन यू बिलीव दिस? शूट भी नहीं हुआ जाता। अब क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी ही मुलाकात थी मेरी उसके साथ। उसके नेक्स्ट डे मैं मडगांव के लिए निकल गया और बाय मिस्टेक में अपना चार्जर होटल में भूल गया। नेटवर्क भी कम था, इसीलिए ज्यादातर टाइम मेरा फोन स्विच ऑफ था। सर मुझे ऐसा लगता है कि इस आदेश के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि विद्या की बहन अमृता ने बताया कि विद्या आदेश से मिलना नहीं चाहती थी, और अब ये सुबोध भी यही कह रहा है। होटल मैनेजर ने भी यही बात बताई है कि आदेश पूछ रहा था कि विद्या का रूम कौन सा है। इसका मतलब ये एक सरप्राइज विजिट नहीं थी। आदेश विद्या से उस रात जबरदस्ती होटल में मिलने गया था, वो भी बिना बुलाए। सर, गाजियाबाद में हिंडन नदी से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो हमारे डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मिलती जुलती है। आरटीओ से पता चला है कि ये मोटरसाइकिल किसी नरेश कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। नरेश कुमार? जी सर, नहीं। यूपी 14 DL 3049 तेरी बाइक का नंबर है? जी सर, लेकिन वो तो मेरी जय चलाते हैं, अभी भी उन्हीं के पास है। तेरे जीजा जी का नाम क्या है? सर ये देखिए इसकी करतूतें। आशिक आवारा बना फिर रहा है। तो मुंह खोलेगा या खुलवाऊं? काम के लिए 3 महीने पहले मैं मुंबई गया था, तो पहली बार मैंने वहां विद्या को देखा। उसके बाद उससे कभी नहीं मिल पाया। उसके ऑफिस में अक्सर आना जाना लगा रहता था। एज ए क्लाइंट मैंने विद्या से बहुत बार बातचीत की थी फोन पर। फिर 1 महीने पहले मैट्रिमोनियल साइट की तरफ से डेली रिकमेंडेशन में उसका प्रोफाइल आया, तो सर मैंने उसे रिक्वेस्ट भेज दी और उसने एक्सेप्ट भी कर ली, पर उसे पता नहीं था कि सर मैं वही क्लाइंट हूँ। फिर हम लोग ऑनलाइन चैट करने लगे, फोन पर बातचीत शुरू हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर। 3 दिन पहले नोएडा काम से आए और सर मैं उससे मिलने होटल पहुंचा। सरप्राइज! आदेश, तुम यहाँ? तुम्हारे लिए। थैंक्स, लेकिन अचानक बिना बताए इन्फॉर्म तो कर देते। मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दे देता हूँ। मैं समझ रहा था तुम बिजी थी, थक गई होगी, तो यहाँ होटल में आकर तुमसे मिल लेता हूँ। अच्छा है क्या? ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। आदेश, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। प्लीज यार, तुमसे पहली बार मिल रहा था तो खाली हाथ थोड़ी मिल सकता था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ हाउज योर डे? ठीक था। तुम बैठो, मैं कॉफी बनाता हूँ। तुम बैठो, मैं बनाता हूँ। अच्छा बताया नहीं हमारी जॉब कैसी चल रही है? हाँ, थोड़ा हेक्टिक था बस, इसलिए फोन नहीं कर पाई। आदेश, तुम्हारा फोन आ रहा है। एक वाइफ का फोन है। तुम शादीशुदा हो? विद्या, विद्या, कुछ भी सोचने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने ही वाला हूँ। Shut up! तुम शादीशुदा हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तुम एक फ्रॉड हो। मैं पुलिस को हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? माय फुट! जस्ट गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। चिल्लाओ, हम आराम से बात कर सकते हैं। देखो आदेश, मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। तुम शादीशुदा थे, उसके बावजूद तुमने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे रजिस्टर किया। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, अपनी वाइफ को भी धोखा दिया है। तुम फ्रॉड हो तुम। ओके, आई एम सॉरी, बोलता रहा हूँ। तुम फ्रॉड हो। डोंट टच मी। अपने मन में कोई वहम मत रखना कि मैं तुमको छोड़ दूंगी। मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी मैं, समझे? तुमको जेल भिजवा के रहूंगी मैं। निकलो नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलवा के तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। निकलो बाहर। रूम सर्विस मैडम।
मैं डर गया था। मुझे लगा कि विद्या पुलिस को बता देगी तो मैं फंस जाऊंगा। तो तूने डर के विद्या को मार दिया। बदलते समय के साथ साथ जीवन के हर रूप में भी बदलाव आया है। शादियां भी अब सिर्फ जान पहचान से नहीं बल्कि मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए भी तय होती हैं, जहां पर किसी की भी पहचान सिर्फ एक फोटो और साइट पर लिखी उसकी डिटेल है। लेकिन आदेश जैसे कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और ऐसी एक मंशा ने विद्या की जान ले ली। ऐसे में ये मैट्रिमोनियल साइट्स की जिम्मेदारी है कि वो उनकी साइट पर रजिस्टर होने वाले हर शख्स की तहकीकात करें और उसके बाद ही उन्हें रजिस्टर होने दें, ताकि फिर से किसी विद्या की जान न जाए। आदेश को 66D IT एक्ट की धारा 468 के तहत मैट्रिमोनियल साइट पर फेक आईडी बनाने के लिए, धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और धारा 302 के तहत हत्या के लिए सजा हुई है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।